हमको दे शिफा, आफियत की तुझसे दुआ करते हैं प्यारे अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। दुरूद पाक की फ़जीलतों में आता है, हदीस मुबारका का मफ़हूम है कि जो एक बार सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे दुरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह अज़्ज़ व जल उसके 10 गुनाह माफ़ फरमा देता है और उसके 10 दराजात बुलंद कर दिए जाते हैं और उसके नामे आमाल में 10 नेकियां लिख दी जाती हैं। तो आइए एक बार दुरूद पाक पढ़ लीजिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मदनी चैनल के नाज़रीन, आज एक नए मौजू के साथ आपके सामने हाजिर हैं और आज का हमारा मौजू है ट्यूबरक्यूलोसिस यानी कि टीबी, जिसको आम लफ्ज़ों में टीबी कहा जाता है और उर्दू में तिब्बे-दिक भी कहा जाता है। ये मर्ज़ दुनिया के टॉप 10 अमराज में शामिल है जिनसे सबसे ज़्यादा अमवात होती हैं। WHO की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2017 में तकरीबन 10 मिलियन लोग इसमें मुब्तला हुए, यानी कि 1 करोड़ लोग दुनिया भर में इस मर्ज़ में मुब्तला हुए, जिसमें से 1.6 मिलियन यानी कि तकरीबन 16 लाख अफराद की अमवात हुई। अगर बच्चों की तादाद की बात करें तो तकरीबन 1 मिलियन यानी कि 10 लाख बच्चे इस मर्ज़ में मुब्तला हुए और 2,30,000 के करीब बच्चों की अमवात हुई। ये रिपोर्ट्स WHO शाया करता है, जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, और इसके अपने स्टैटिस्टिक्स होते हैं और इसी से मुतालिक हम ये तफसीलात सर्च करते हैं और आपके सामने पेश करते हैं। इस मर्ज़ से मुतालिक आज हम गुफ्तगू करेंगे अपने डॉक्टर साहिबान से और हमें डॉक्टर सलमान ज्वाइन कर चुके हैं और इस मर्ज़ की वजूहात क्या होती हैं, क्या बेएहतियातियाँ होती हैं जिनकी वजह से ये मर्ज़ लाहक होता है, और अगर इसकी प्रॉपर मतलब इसको देखा ना जाए, प्रॉपर इसका कोई इलाज ना करवाया जाए और ये अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंच जाए तो ये मौत का भी बाइस बन सकता है। लेकिन ये मर्ज़ काबिल इलाज है। अगर बर वक्त इसकी तशख़ीस कर दी जाए, मुनासिब अंदाज में इसका इलाज किया जाए, एहतियात की जाए, तो ये मर्ज़ काबिल इलाज है। तो हम अपने मौजू को कंटिन्यू करते हुए अपने डॉक्टर साहब की तरफ चलते हैं। लेकिन एक बात याद रखिए मदनी चैनल के नाज़रीन कि अल्हम्दुलिल्लाह मदनी चैनल का हर सिलसिला उम्मत की खैर ख्वाही की नीयत से पेश किया जाता है और हम इस सिलसिले को शुरू करने से पहले इस बात की नीयत करते हैं कि हम अपने नाज़रीन तक मुफीद मालूमात पहुँचाएँगे ताकि वो अपनी सेहत का ख्याल रखते हुए अल्लाह तबारक व तआला की इबादत पर क़ुव्वत हासिल कर सकें। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हमें ये सिलसिला करने का भी सवाब मिलेगा और आपको इस नीयत के साथ इस सिलसिले को देखने का भी सवाब मिलेगा। हम चलते हैं अपने मौजू की तरफ। जी डॉक्टर साहब, टीबी आज का हमारा मौजू। जैसे शाहरुख भाई भी जैसे आपने एक स्टेटिस्टिक्स दिए 10 मिलियन, उसके अंदर 1.6 मिलियन जो अमवात हुई है वो बच्चों की हुई है। टीबी के बारे में कंसेप्ट जो बना हुआ है, जैसे भी आपने बताया टॉप 10 कॉजेज में से है कि जिसमें अमवात हो जाती है। टीबी बेसिकली कंटेजियस डिजीज़ है, यानी ये फैल भी जाती है, फैलती भी है। एक दूसरा ये प्रिवेंटेबल कॉज है, जैसे कॉज ऑफ डेथ तो है, बट ये प्रिवेंटेबल कॉज के अंदर आता है, यानी वो कॉज है जिसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं और इसका इलाज हो सकता है। ये कोई ऐसा मर्ज नहीं है जो लाइलाज नहीं है। जैसे अगर वो कैंसर हो जाए, कैंसर वो टॉप 10 टॉप 3 के अंदर लिस्ट के अंदर आता है, तो लेकिन वो उसका कुछ कैंसर का इलाज है, कुछ का नहीं है। लेकिन टीबी प्रिवेंटेबल कॉज है, ठीक है, प्रिवेंटेबल बेसिकली डिजीज है, काबिले इलाज है। अब चूंकि काबिले इलाज है फिर भी 10 मिलियन केसेस ये इफेक्ट होते हैं, तो इसका और इसकी मेन वजह यह है कॉन्टेजियस, यानी ये एक से दूसरे को फैल जाती है। ठीक है, इसकी फैलने की वजूहात अब इसको देखें। ये बेसिकली टीबी ट्यूबरकुलोसिस एक बैक्टीरिया होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ये खुद एक बैक्टीरिया है। ठीक है, वो जिसको भी अफेक्ट करता है तो वो सबसे पहले जाके उसके इंसान के जिस्म के फेफड़ों के अंदर इफेक्ट करता है, लंग्स को, फेफड़े यानी लंग्स को इफेक्ट कर रहा होता है। अब फेफड़ों के अंदर जब वो माइकोबैक्टीरियम
ट्यूबरकुलोसिस का बैक्टीरिया है, टीबी जब चले जाता है, टीबी की भी दो स्टेट होती हैं, एक लेटेंट होता है यानी ये मौजूद तो है लेकिन कोई बीमारी प्रेजेंट नहीं कर रहा, ठीक है। दूसरा एक्टिव टीबी फॉर्म होती है, ठीक है। जिसको बीमारी की प्रेजेंटेशन आना शुरू हो जाती है। प्राइमरीली आपका जो इफेक्ट होता है, जो पहले स्टेज में अफेक्ट होता है, वो आपके फेफड़े अफेक्ट हो जाते हैं। अब जब फेफड़े आपके अफेक्ट हो जाते हैं तो उसको बोल देते हैं एक्टिव टीबी। ठीक है। अब एक्टिव टीबी की जो अलामतें आती हैं वो ये आती हैं कि एक तो आपको कफ, खांसी, ठीक है। खांसी आपको शुरू में प्रोडक्टिव होती है, बलगम आ रहा होता है। अच्छा, ये इफेक्ट होने के साथ ही शुरू में खांसी स्टार्ट होती है या खांसी नॉर्मल होने के साथ जब अपने कुछ अरसा पहुंचती है एक लेवल पे फिर ये इफेक्ट होता है? जैसे अभी जो हम यूँ समझ लें कि जैसा किसी का भी अगर फेफड़ा या लंग्स इफेक्ट हो गया इस बैक्टीरिया के साथ तो फेफड़े इफेक्ट होंगे, तो जाहिर है ऑब्वियसली फेफड़े जब भी इफेक्ट होते हैं तो खांसी के सिम्टम आ जाते हैं। ठीक है। अब ये रूल आउट करना, टेस्ट आउट करना कि क्या है, इसके हम पहले अलामतें यूँ डिस्कस करेंगे कि फिर कंसल्टेंट या डॉक्टर ही डिसाइड करता है कंडीशन क्या है। इसकी खांसी की खास खुसूसियत है, खांसी तो वैसे नॉर्मल और दीगर चीज़ों के अंदर भी होती है, लेकिन जो टीबी की खांसी होती है वो ड्राई कफ होती है। ठीक है। यानी शुरू में थोड़ा सा बलगम आ रहा है, खुश्क खांसी, शुरू में हल्का बलगम आता है, फिर खुश्क होने हो जाती है, फिर इसके अंदर वो भी खून भी आना शुरू हो जाता है। लेकिन इसकी खांसी का दौरानिया बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर खुश्क खांसी हो रही है और 3 हफ्ते से जायद हो रही है, ठीक है, तो ये सीरियस कंडीशन है। ठीक है। और खांसी के अंदर आपको खून भी आने लग गया। खून की मिकदार, खून वैसा नहीं कि जैसे एकदम खाली ब्लडी स्पूटम आ रहा है, स्पॉट्स आना शुरू खून आ रहा है, हल्के फुल्के वो खून के लोथड़े वगैरह आ सकते हैं। और इसके जो फीवर यानी बुखार का जो पैटर्न होगा वो टोटली थोड़ा सा डिफरेंट होता है। खांसी के साथ लो ग्रेड फीवर, बुखार आएगा आपको लेकिन थोड़ा हल्का ग्रेड का, लो ग्रेड पे रहेगा। लो ग्रेड से मुराद ये कि जैसे शाम के टाइम पे बॉडी को ऐसा लगेगा कि मुझे बुखार चढ़ रहा है, जिस्म सुस्त होने लग जाता है, ठीक है, भूख कम होने लग जाती है और आपके अंदर कमजोरी बढ़ना शुरू हो जाती है। जब इस तरह की अलामतें आपके अंदर आना शुरू हो जाती हैं तो फिर इसके 3 से 4 स्क्रीनिंग टेस्ट मौजूद है। ये भी डायग्नोस हो सकती है बाय इजीली, बाय एक्सरे के थ्रू भी होती है, इसका लैब टेस्ट भी होता है और लैब टेस्ट कराने के बाद ये डायग्नोस हो जाती है। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि ये खांसी, इस तरह की खांसी का पैटर्न यूँ लेना चाहिए कि सीरियस लेना चाहिए कि खांसी को, कि 3 हफ्ते से अगर खुश्क खांसी हो रही है। नॉर्मली हमारे यहाँ तो होता ये है कि हम खांसी को बड़ा नॉर्मली ले रहे होते हैं ना, तो ड्यूरेशन बढ़ने की वजह भी ये होती है कि नॉर्मली लोग इसको इग्नोर करते हैं और फिर वक्त के साथ जब सीवियर कंडीशन में जाती है तो फिर डॉक्टर के पास जाते हैं। मैं इसलिए इस पर खांसी पे यूँ बार बार तस्करा कर रहा हूँ। खांसी के साथ अगर आपको लो ग्रेड फीवर यानी हल्का सा बुखार, इसके सिम्टम है, शाम के टाइम बुखार भी आ रहा है, खांसी भी आ रही है, वजन भी गिर रहा है, भूख भी कम हो रही है, नकात भी आ रही है, सुस्ती भी हो रही है, तो फिर आपको सीरियसली इसको फिर आप ले लेना चाहिए। एक दूसरा, वो पेशेंट, अब ये ज़रूरी नहीं, वो पेशेंट जैसा फैमिली में या रिश्तेदारों में किसी एक को टीबी अगर हो गई, ठीक है, तो आप समझ लें फिर अब जो उसके करीब करीब लोग रह रहे हैं तो ये अंडरस्टूड है कि वो रिस्क के ऊपर है, क्योंकि कॉन्टेजियस है, ये फैल जाती है। क्योंकि शुरू में जैसे हमने जिक्र किया, ये जो बैक्टीरिया अफेक्ट करता है आपके फेफड़ों को, फेफड़ों के अंदर इनिशियली जाके ये अफेक्ट करता है, वहाँ रुक जाता है, ग्रेन्युलोमा टाइप लंग्स के अंदर बन जाता है। अब जब भी खांसी आती है, छींक आती है, बोलते हैं या फिर हम बलगम निकालता है, वो किसी जगह गिरता है, तो समझ लें ये जरासीम फैलना शुरू हो जाते हैं। अब वो लोग जो इनके साथ रह रहे होते हैं, क्लोज सराउंडिंग के अंदर रह रहे होते हैं, तो ये रिस्क के ऊपर आ जाते हैं। तो अगर उसको रूल आउट करना है, डायग्नोज करना है, किसी को खांसी की अलामत आ रही है, तो पहले ये चेक कर ले कि वो किसी ऐसे इन्वायरमेंट में रह रहा है जहाँ पे किसी को टीबी थी या है, या किसी घर के फर्द को टीबी हुई, और अगर किसी घर के फर्द को टीबी हो गई तो दीगर अफराद को इसकी एहतियातें करनी चाहिए। इसके स्क्रीनिंग टेस्ट भी होता है ताकि वो स्क्रीन करा लें तो पता चले कि एक्टिव फॉर्म टीबी है या लेटेंट फॉर्म है, और ये ट्रीटेबल डिजीज है। अब इसका गवर्नमेंट की तरफ से भी हेल्थ सेक्टर मौजूद होते हैं। ठीक है, टीबी समझ लें जैसे जस्ट लाइक यूँ समझ लें कि आपका एक इन्फेक्शन हो चुका है फेफड़ों के अंदर। ठीक है, नॉर्मल इन्फेक्शन तो आपका रिजॉल्व हो जाता है विद इन 15 डेज टू 20 डेज, लेकिन टीबी को जो ट्रीट किया जाता है, इसकी मैथोलॉजी होती है कि इसकी इरेडिकेशन की जाती है। इरेडिकेशन से मुराद ये कि जो बैक्टीरिया आपके अंदर आया है वो कम्प्लीटली रिजॉल्व हो जाए और
आपकी जो एक्टिव फॉर्म है टीबी की वो खत्म हो जाए। खत्म हो जाए। इसी वजह से इसका जो ट्रीटमेंट का दौरानिया है वो 3 माह से जायद होता है। बड़ा लंबा तो ड्यूरेशन। मरीज को जो दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं वो 3 माह से जायद लेनी पड़ती हैं। ठीक है। डॉक्टर साहब, ये जो टीबी का जो दवाइयाँ अमूमी तौर पे जो जब डायग्नोस हो जाती हैं कंसल्टेंट के साथ टीबी की, उसके बाद प्रिस्क्रिप्शन लिख दिया जाता है टीबी का। टीबी के मेडिसिन के अंदर कॉम्प्लिकेशन और रिस्क कॉम्प्लिकेशन ज़रा ज़्यादा आ जाती हैं। इसकी वजह से भी लोग प्रेफर करते हैं कि इसका इलाज कुछ दिनों लेते हैं, फिर कुछ दिनों छोड़ देते हैं। आज जो टॉपिक की सिलेक्शन की है वो बड़ा अच्छा टॉपिक है, बड़ा कॉमनली टॉपिक है हमारे यहाँ, और बहुत ज़्यादा नेग्लेक्टेबल जिसको आप कह सकते हैं ना, वो टॉपिक है जिसको इतना ज़्यादा सीरियसली नहीं ले पाते। और एक बहुत बड़ी आप स्टडी देखें कि हमारी जो तरक्की पजीर ममालिक हैं, कंट्रीज़ हैं, उनके अंदर ये बड़ी कॉमनली पाई जाती है और बहुत क्योरेबल डिजीज़ है, इसको ठीक किया जा सकता है और प्रिवेंटेबल भी है, इसको बचाया भी जा सकता है। दोनों सूरतों में थोड़ी सी तवज्जो की ज़रूरत होती है। अब जैसे अद्वियात के हवाले से आप बात की, एक रीज़न ये भी आती है इसके अंदर कि जो भी अद्वियात वगैरह लिखते हैं, 2 फैक्टर्स इसके अंदर आते हैं। एक तो पेशेंट है, सबसे पहले तो जो आपने ड्यूरेशन बताया ना, वो ड्यूरेशन सुन के ही साइकोलॉजिकली उसको बड़ा डिप्रेस्ड हो जाता है। पहले तो टीबी का नाम सुन के डिप्रेस हो जाता है वो। डॉक्टर साहब, ये बता दें कि ये अभी डिस्कस ही कर लेते हैं कि ये टीबी का अगर किसी को डायग्नोस हो जाए तो कोई ख़तरनाक बीमारी है या कोई ख़राब बीमारी है? नहीं, कोई देखें, इसमें मैं आपसे वही अर्ज करूँ ना कि वो डिप्रेस इसी वजह से आता है कि वो जहन में ये होता है कि बहुत ही खतरनाक बीमारी हो गई है। कंसेप्ट ऐसा है कि अगर खुदा न खासा किसी को टीबी डायग्नोस हो जाए या पता चल जाता है तो वो एक अजीब तरीके 18वीं सदी के अंदर अगर थोड़ा सा एक ये भी मसला डॉक्टर साहब मैं बयान करूं कि ऐसे अमराज जब लोगों को हो जाते हैं ना, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि जो उसके साथ रहने वाले लोग हैं या दोस्त अहबाब हैं, वो उसको बिल्कुल ऐसा जाहिर करते हैं कि वो पता नहीं एक अलग ही चीज़ हो गया है। एग्जैक्टली उसको मेंटली तौर पे भी इतना डिस्टर्ब कर दिया जाता है कि मुझे ऐसा लगता है कि शायद इसका भी इफेक्ट पड़ता होगा। नहीं, बिल्कुल देखें, बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं इसके अंदर। अब जैसे सलमान भाई ने तस्करा किया तो उसके तनाजुर में बात करते हैं कि अगर टीबी इतनी 18वीं सदी में अगर हम जाते या 17th सेंचुरी में जाते या अवाइल 19th सेंचुरी में चले जाते तो शायद टीबी के ऊपर बहुत ज़्यादा खौफ होता। उस ज़माने के अंदर टीबी को एक ख़ास नाम दिया जाता था कि मौत का सरदार कहा जाता था या सफ़ेद ताउन के नाम से याद किया जाता था और बहुत लोग खौफज़दा होते थे। क्योरेबल नहीं थी, प्रिवेंटेबल नहीं थी, लोगों के बारे में इतनी ज़्यादा अवेयरनेस भी नहीं थी और उसकी ट्रीटमेंट भी इतनी ज़्यादा नहीं थी। लेकिन अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़वजल इतनी ज़्यादा तरक्की हो गई है कि ये क्योरेबल भी है, प्रिवेंटेबल भी है, ठीक ठाक तरीके से इलाज होता है। मेन चीज़ ये होती है कि लोगों में मिसकंसेप्शन जो डेवलप हुआ हुआ है लोगों के अंदर कि ये क्योरेबल डिजीज़ नहीं है, ये इलाज नहीं हो सकता है इसके अंदर, तो वहाँ उनको प्रॉब्लम वो बेसिकली हमने क्लियर करना है कि ये क्योरेबल है और बहुत इजीली। अब तो आप जहाँ जाएं तो आप गवर्नमेंट सेक्टर्स के अंदर भी जाएं तो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ना इसका इलाज हो रहा है और बहुत सारी NGOs जो है ना इसके ऊपर बड़ा आगे बढ़ के काम कर रही हैं और लोगों को चाहिए कि इसके ऊपर काम करें। अगर आपको ज़रा सा भी होता है, जैसे आपने शुरू में तशरीफ़ फरमाई कि इतने ड्यूरेशन की खांसी हो तो थोड़ी देर डेफिनेटली इसको चेकअप करवा लेना चाहिए। अब यहाँ पे एक सवाल ये आता है कि जैसे आपने खांसी का तस्करा किया, बाज़ लोगों को खांसी होती है, मिसाल के तौर पे सेहत के मामले में उमूमी तौर पे हमारे यहाँ इतना अच्छा कॉन्सेप्ट नहीं है कि वो क्योर कर सके उन चीज़ों को। अब नज़ले की वजह से भी जैसे आपको मालूम है खांसी रहती है, अब नज़ले की आप क्योर नहीं कर रहे हैं, उसको 15 दिन तक, 20 दिन तक, महीने तक वो बोल रहा है हर 4 दिन के बाद उसको खांसी हो रही है। अब उसकी कॉन्सेप्ट ये बनता है कि यार मेरे को पिछले 1 महीने से खांसी हो रही है। डॉक्टर साहब ने फरमाया था कि जी फलानी चीज़ जो है ना 1 महीने तक रहे या 15 दिन तक रहे या 1.5 महीने तक रहे तो आपको ये मुझे बीमारी हो सकती है। ऐसा नहीं है, उसके साथ साथ दूसरी अलामतें भी उसमें मौजूद होती हैं। अर्ज कर रहा था बिल्कुल एग्जैक्टली, खांसी तो है लेकिन टीबी की खांसी जो ना वो कुछ दिन में ड्राई होते होते ब्लीडिंग या प्रोडक्टिव ब्लीडिंग होना शुरू होते हैं। बिल्कुल, तो खून आना, फिर प्लस इसका हॉलमार्क सिम्टम जो कहलाएगा ना वो होता है लो ग्रेड फीवर। जी बिल्कुल, फीवर हल्का सा, लेकिन अब जैसे दूसरी खांसी होगी, जैसे वायरल इन्फेक्शन की होगी या निमोनिया में खांसी होगी तो फीवर हाई ग्रेड होता है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और क्लियर करते चलें कि ज़रूरी नहीं है कि जो अलामतें हम बता रहे हैं या आप ये तो कर रहे हैं ये 100% हर पेशेंट के अंदर मौजूद यही हो। कई केसेस ऐसे हमारी नज़र से गुजरते हैं कि इवन हमें कोई उसमें साइन सिम्टम नहीं मिलता है, एक्सीडेंटली फाइंडिंग आ जाती है कि इसको ट्यूबरकुलोसिस है। डॉक्टर साहब, कोई अलामत नहीं। आपने जो बात बोली ना बिल्कुल सही बोली। जैसे टीबी की 2 फॉर्म होते हैं, या एक्टिव फॉर्म है, लेटेंट फॉर्म है। जी, हम सब कहीं ना कहीं से लेटेंट स्टेट के अंदर मौजूद है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। सही है, लेटेंट स्टेट का मतलब है कि हम किसी वो टीबी का, जैसे हम डॉक्टर्स का प्रोफेशन है,
हम जिस इन्वायरमेंट में हॉस्पिटल वगैरह में काम करते हैं, टीबी के मरीज आते हैं, हम अगर अपना स्क्रीनिंग टेस्ट कराएंगे तो हमें लेटेंट फॉर्म तो मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। डीएक्टिवेटेड फॉर्म यानी जरासीम मौजूद रहेगा, लेकिन वो एक्टिव नहीं है। तो अब वो एक्टिव कुछ उन सूरतों में होता है जब हमारा कुव्वत मुदाफ़ियत का सिस्टम ख़त्म होता है या कमज़ोरी हो जाती है, या डायबिटिक के पेशेंट के अंदर ये ज़रा ज़्यादा मिल जाता है। बात वही है, डायबिटीज इटसेल्फ जो आपके डिफेंस मैकेनिज्म है उसको वीकन कर देती है, कमज़ोर कर देती है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा खतरे में रहता है। जैसे भी शाहरुख भाई ने एक तवज्जो दिलाई कि जो दोस्त अहबाब हैं या घर के जो लोग हैं वो बेसिकली अवॉइड करते हैं और वो समझते हैं कि यार ये इस किस्म की कोई बीमारी लग गई है, खुदा न खास्ता। एक बहुत बड़ी मिसाल उनके सामने होती है कि वो जो डॉक्टर उसको देख रहा है जी, वो भी तो घर का किसी का फर्द है, वो भी तो किसी का भाई है ना, वो भी किसी का करने वाला है। डॉक्टर तो वो उसको ज्यादा प्रोन है, बहुत ज्यादा खतरे में मौजूद है। जब वो जाके उसको काम कर रहा है तो आपका तो ये ब्लड रिलेशन बनता है, बिल्कुल आपका तो खून का रिश्ता बनता है, आपको तो ज्यादा बढ़ के काम करना चाहिए। मरीज के लिए मोरल सपोर्ट बहुत जरूरी होती है। अगर घर के लोग ही उससे दूर हो जाएंगे तो उसका ख्याल कौन रखेगा, उसकी केयर कौन करेगा? देखिए आधा तो वो बेचारा उसी में मर जाएगा, आप कहा जाएगा। मैं जैसे शुरू में डॉक्टर साहब अर्ज कर रहे थे, टीबी असल में है क्या? हम समझ लें निमोनिया की वर्जन में यूं ले लेता हूँ आम फहम में। इफेक्ट टीबी का बैक्टीरिया भी इफेक्ट करता है आपके लंग्स को, फेफड़ों को, और निमोनिया का भी करता है। निमोनिया का वो क्या एंटीबायोटिक से भी हो जाता है, इसकी भी एंटीबायोटिक मौजूद है, इसका कवरिंग थोड़ा ज्यादा है, ड्यूरेशन इसका ट्रीटमेंट का ज्यादा है। जी बिल्कुल। अब इसमें बात हुआ, अब अगर हम अगले स्टेप पे आते हैं, जैसे अब अद्वियात के हवाले से आपने तस्करा किया था, हम उस टॉपिक के ऊपर आते हैं। तो अद्वियात जब आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो साइकोलॉजिकली कि उसकी जो क्वांटिटी है वो किसी ज़माने के अंदर पहले बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। 13-13, 14-14 टैबलेट्स होती थी, अलॉन्ग विद इंजेक्शंस वगैरह भी उसके साथ चला करते थे। लेकिन जैसे जैसे आगे तरक्की करते जा रहे हैं तो वो रिड्यूस होती चली गई है। तो वो अकॉर्डिंग टू द वेट 3 से 5 टैबलेट या 6 टैबलेट, 5-6 भी नहीं जाती है, उम्मीद तो 3 से 5 के दरमियान रिजीम टैबलेट्स होती हैं, उसी हिसाब से वो टैबलेट्स दे दी जाती हैं। अगर प्रॉपर तरीके उसको लेता रहे मरीज तो ये 100% क्योरेबल चीज़ है, ठीक हो सकती है। प्रॉब्लम कहाँ अटकती है हमारे यहाँ, जो बड़ी तेजी के साथ ये रेशो बढ़ रहा है। मैं एक स्टेटिस्टिक्स देख रहा था कि ड्रग रेजिस्टेंट बहुत ज्यादा हो रहा है। यानी कि आप अद्वियात ले रहे हैं, फिर किसी भी वजूहात की वजह से वो अद्वियात डिसकंटिन्यू कर देते हैं बीच के अंदर से, 2 महीने, 2.5 महीने, 3 महीने इस्तेमाल करने के बाद बगैर डॉक्टर के मशवरे से उसको बंद कर देते हैं। वंस जब वो बंद कर देते हैं तो वो टेम्पररी तौर पे तो अद्वियात आपके साइन सिम्टम को रिलीव कर देती हैं, खत्म कर देती हैं, आप ठीक हो, आप समझते हैं आप ठीक हो गए, लेकिन इंटरनली वो मौजूद होता है। और आप अभी आपका डिफेंस मैकेनिज्म इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं हुआ होता कि उसको कंप्लीटली सप्रेस कर सके। अब क्या होता है कि जहां वो डिफेंस मैकेनिज्म थोड़ा सा हल्का आपका पड़ता है, वो दोबारा रिग्रेस करती है, एक्टिव होती है। एक्टिव होने के बाद जाके जो है फिर वो बॉडी पे इफेक्ट करती है, फिर आप अद्वियात लेने जाते हैं, फिर वो अद्वियात आपको असर नहीं कर रही होती है। डॉक्टर साहब इसमें जैसा भी आप बयान इसमें थोड़ा सा मैं कंप्लीट कर लूं। इसमें आगे क्या प्रॉब्लम होता है कि ये डिजीज जब आप लेके चल रहे होते हैं तो जब आप 10 रुपए में इसका मिसाल के तौर पे इलाज कर रहे हैं, तो जब ड्रग रेजिस्टेंस पे चले जाते हैं तो वो 100 रुपए पे खर्चा आ जाता है। तो आपका डबल खर्चा, ट्रिपल खर्चा चले जाता है, बहुत बड़ा खर्चा। लेकिन इसके अंदर भी जो है आपको परेशानी की कोई बात नहीं है। आप हमारे इदारे ऐसे मौजूद हैं जो इस चीज को फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं। हर चीज ड्रग, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट के ऊपर गवर्नमेंट सेक्टर खास तौर काम पर इलाज जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और उसकी भी अद्वियात भी मिल रही है, सारी चीजें भी मिल रही हैं। हाँ, इश्यूज हैं कि रश होता है, परेशानी होती है, लेकिन जहां आपको अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना है वहां थोड़ी बहुत परेशानी। इसमें सदी चैनल के नाजरीन, आप हमें सिलसिले में कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स स्क्रीन पे मौजूद हैं, इन पे आप हमें कॉल्स करके इस मर्ज से मुतालिक कॉल्स भी कर सकते हैं। अगर अल्लाह ना करे कोई इस मर्ज में मुब्तला है तो वो भी हमें कॉल कर सकते हैं। इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल हम कोशिश करेंगे कि उनकी प्रॉपर अंदाज में, भरपूर अंदाज में रहनुमाई करने की कोशिश करें। अभी जैसे डॉक्टर साहब ने भी पॉइंट बोला था ना कॉस्ट का, एवरेज कॉस्ट जो सालाना टीबी के इलाज पर एक्सपेंडिचर पे आती है वो $3.5 बिलियन है। 3.5 बिलियन डॉलर ये टीबी के ट्रीटमेंट में कॉस्ट आती है। दूसरी चीज़, अब ये कॉस्ट है, जैसे वो लोग जो डायग्नोस हो, जैसे आपने पहले स्टैटिस्टिक बोला 10 मिलियन पेशेंट रिपोर्ट होते हैं, तो उनकी कॉस्ट इतनी आती है। एक दूसरा जो डॉक्टर साहब ने बताया कि ट्रीटमेंट लेता है, डॉक्टर साहब ये तो हम जो प्राइमरी टीबी हो गई, लंग्स को अफेक्ट कर दिया, प्राइमरी टीबी हो गई, दवा स्टार्ट करना शुरू की, कुछ महीने, 2 महीने, 3 महीने बाद दवा हमने बंद की। फिर वो जो सेकेंडरी टीबी भी होती है, वो टर्शियरी टीबी स्टेज में भी, मिलियरी टीबी स्टेज में, ये टीबी के स्टेजेस भी हैं, अभी तो फेफड़ों की हद तक मौजूद है।
फिर ये स्प्रेड भी करती है, किडनी भी अफेक्ट करती है, दिमाग को भी अफेक्ट करती है, मोहरों को भी अफेक्ट कर देती है। तो ये मल्टी रेसिस्टेंस की वजह से होती है या ट्रीटमेंट ना लेने की वजह से की वजूहात पे अगर बात की जाए तो इन्वायरमेंट का इस पर बड़ा असर पड़ता है जी, क्योंकि देखा गया है कि टीबी के अमराज ऐसे इलाकों में ज़्यादा पाए जाते हैं जहाँ साफ़ सफाई का निज़ाम प्रॉपर नहीं होता। तो ये एक बड़ा फैक्टर हो सकता है इसके अंदर। बिल्कुल डेफिनेटली फैक्टर तो है। देखिए, सफाई का निज़ाम जब आपका जहाँ पे पुअर होगा तो वहाँ पे आपका जो डिफेंस मैकेनिज्म है उसमें भी कमज़ोरी पाई जाएगी। ठीक है, ठीक है। जब आपके डिफेंस मैकेनिज्म में कमज़ोरी पाई जाएगी जिस इन्वायरमेंट में आप रहते हैं, तो उसके बाद जहाँ से भी आप, जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि ये तो इजीली तकरीबन हर आदमी के अंदर आपको अगर देखेंगे तो शायद मिल ही जाए, लेकिन बाद एक्टिव होते हैं, बाद नॉन एक्टिव होते हैं। ठीक है, हो सकता है कि क्योंकि हम डॉक्टर फील्ड से ताल्लुक़ हैं, जैसे डॉक्टर साहब ने फरमाया कि हमारा तो सुबह शाम ऐसे मरीजों से वास्ता पड़ता रहता है, अगर हम अपनी अपनी स्क्रीनिंग करवाएं तो शायद हमारे अंदर भी जो है ना माइबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस मिल जाए मे बी पॉसिबल, लेकिन वो डीएक्टिव है, बिल्कुल ही एक्टिव नहीं कर रहा है काम। हम लोग उससे बिल्कुल अभी परेशान नहीं है, ठीक है ना। लेकिन जब हमारा डिफेंस मैकेनिज्म वीक होगा एक स्टेज के ऊपर आकर, तो मे बी पॉसिबल हम उसके लिए मुश्किलात हमारे लिए वो पैदा कर दें। यानी सफाई का निज़ाम बदली बहुत ज़रूरी है। के नाज़रीन इतना ज़रूरी है। अच्छा, हमारे माशरे में एक जो मसला पाया जाता है वो ये पाया जाता है कि हम शिकवा करते हैं इदारों के लिए कि सफाई का प्रॉपर निज़ाम नहीं है। अगर आप बैरून मुल्क सफ़र करें और इन ममालिक से निकल कर किसी मुल्क में आपका जाना हो तो आप वहाँ देखेंगे कि वहाँ पे इनफरादी तौर पे लोग खुद सफाई का बहुत ख्याल रखते हैं। मतलब अगर मैं किसी रोड पर या सड़क पर जा रहा हूँ या कोई शख्स जा रहा है, अगर वो कोई चीज़ खा रहा है तो खाने के बाद कतई वो रैपर जो है वो रोड पे नहीं फेंकेगा, या मिसाल के तौर पे वो कोई ऐसी चीज़ खा रहा है कि जिसके रैपर के अंदर कैचअप लगा हुआ है या कुछ भी लगा हुआ हो सकता है, तो वो रैपर कभी भी जो है वो सड़क पे नहीं फेंकेंगे। मतलब बहैसियत इंसान, एक माशरे के अच्छे इंसान होने की हैसियत से हमारा भी ये फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने आसपास के माहौल को खुद भी साफ़ रख सकते हैं। अगर हम में से हर एक अपनी ज़िम्मेदारी को निभाते हुए छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखें, मतलब अपने घर की सफाई का, अपने आसपास के माहौल की सफाई का, ख़ास तौर पे माजरत के साथ वो हजरात जो पान खाते हैं। अच्छा, मैं या आदत थूकना, पान थूकना, रोड पे थूक देना, अब जो कोई मरीज है इसका वो पीप मार दी, रोड पे मार दी, अब ये तो आप समझ लीजिए स्प्रेड कर रहा है, वो स्प्रेड कर रहा है। मतलब आम तौर पे गाड़ी में जाते हुए या बाइक पे जाते हुए आपको ऐसे लोग नजर आते होंगे तो बज़ाहिर बड़ी अच्छी गाड़ी में बैठे होते हैं, लेकिन जब वो अपनी खिड़की खोलते हैं, नहीं खिड़की नहीं, दरवाजा खोल के पान की पीक जो है वो बाहर फेंक देते हैं। सबसे पहले तो ये चीज़ें खाना ही मुनासिब नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि ये आपकी अपनी शख्सियत की पहचान देता है कि आप किस शख्सियत के हामिल हैं, किस शख्सियत के मालिक हैं। तो इस चीज़ से बहुत एहतियात करें, अपनी सफाई का ख्याल रखें। आप अपनी सफाई का ख्याल रखेंगे, ऑटोमेटिकली ये चीज़ मल्टीप्लाई होते हुए दीगर लोगों तक स्प्रेड होगी और ये माहौल जो है हमारा साफ़ सुथरा हो जाएगा। तो सबसे पहले अपनी सफाई का ख्याल रखें, अपने घर की सफाई का ख्याल रखें, अपने आसपास के माहौल को साफ़ रखने की कोशिश करें, और हर इंसान ये जिम्मेदारी निभाते हुए जब इन बातों पर अमल करेगा तो ये ऑटोमेटिकली पूरे माशरे में फैल जाएगी। जी डॉक्टर साहब, ये अर्ज़ कर रहा था जैसे टीबी के हवाले से, अगर एक मरीज, शुरू से हम जो डिस्कशन कर रहे थे, किसी को बाय चांस एक्सीडेंटल, ये एक्सीडेंटल ही है, कोई वैसा तो नहीं, एक्सीडेंटल एक्सपोजर ही होता है, अगर हो गया डायग्नोज किसी फैमिली के मर्द को, तो कि ये मोहलिक नहीं है, मोहलिक खतर है, तो खतरनाक भी, ट्रीटेबल है, एहतियात हैं, इलाज हो सकता है। घर वालों को कोऑपरेट करना होगा, घर वालों को साथ चलना होगा, और इसके साथ साथ जो लोग रह रहे होंगे डॉक्टर साहब, इनको स्क्रीनिंग भी करा लेनी होगी, क्योंकि ये फिर एक से निकल, जैसे अभी मेरे पास केसेस थे, वालदा को था तो वालदा के साथ उसकी बेटी उनके साथ रहती थी, तो बेटी भी पॉजिटिव हो गई। फिर आगे चलते हैं तो रिकमेंडेड ये होता कि वंस वालदा ने ये किया कि 1 से 2 महीने ट्रीटमेंट लिया, उसके मेडिसिन जो थी वो थोड़ी उनको सख्त लगी, उन्होंने छोड़ दी। तो अब बेटी चूंकि यंग एज में थी, लाइक 13 या 14 साल की होगी, अब यंग एज के अंदर वो डायग्नोस्ड हो गई। तो अब यंग एज में डायग्नोस्ड हो गई तो उसके सारे चीज़ें डिस्टर्ब होना शुरू हो गई, वो इस तरह ये फैलने लगे। तो रिकमेंडेड ये होता है कि अगर वंस अगर आप डायग्नोस्ड हो गए, प्रॉपर एक इसका ट्रीटमेंट ले लें। अगर फर्स्ट स्टेप के अंदर अगर आप ट्रीटमेंट पूरा ले लेंगे, जो 3 माह या 6 माह जो भी ड्यूरेशन होगा, डिपेंड डॉक्टर के ऊपर,
तो ये क्योर हो जाएगा, आप क्योर हो जाएंगे, फिर आपके साथ वाले लोग भी क्यूरेबल है, आप इसको कैरी नहीं करेंगे। अच्छा, मरीज की अपनी एहतियातें क्या होंगी इस दौरान कि वो दूसरों को इफेक्ट ना करे? मरीज की इसकी सिर्फ एक एहतियात ये होगी कि दवा वक्त पे ले ले, और अगर मिसाल के तौर पे जैसे उसको मास्क का इस्तेमाल, ये तो समझे जितने भी वो हैं, तो एथिक्स भी ये बोलता है, तरीकेकार भी ये बोलता है, खांसी हो तो जरूरी नहीं कि आप, ठीक है, वैसे नॉर्मल खांसी में भी आप एहतियात करें, ठीक है, और वैसे नॉर्मल बलगम हो, वायरल इन्फेक्शन, मास्क का हर इस्तेमाल चीज के करें। अंदर अगर आपको छींक आती है या खांसी होती है तो हाथ वगैरह रख लें, हाथ रखें, उसके बाद हाथों को प्रॉपर वॉश भी करें, मास्क को भी चेंज करते रहें, मास्क को भी, वॉशेबल मास्क भी आते हैं। इनको जैसे आपने बताया कि जैसे डॉक्टर साहब ने बताया है, और जो एहतियातें आप बता रहे हैं, ये तो नॉर्मल रूटीन में हमें करनी चाहिए कि खांसी अगर नहीं भी है, आम रूटीन में भी छींक आ रही है तो आदमी को केयर करना चाहिए। ज़रूरी नहीं है खुदा न खासा ट्यूबरकुलोसिस हो, फ्लू की वजह से भी प्रॉब्लम हो सकती है ताकि दूसरे उस पर अफेक्टेड ना हो। तो ये तो रूटीन की चीज़ें हैं, इनको वैसे भी क्योरेबल करना चाहिए, और इसका एक बहुत बड़ा रोल होगा स्प्रेड ना करने में किसी भी डिजीज़ के ऊपर, चाहे वो ट्यूबरकुलोसिस हो चाहे कोई सी भी हो। हाथ धोना है या हाथ इधर उधर स्पिट करना है, थूकना है, वो भी नुकसानदेह है, और साथ साथ जो है आप छींक आ जाना, खांसी आ जाना, रुमाल का इस्तेमाल करना, मास्क का इस्तेमाल करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर इसको आप प्रॉपरली इस्तेमाल करते रहेंगे और ड्रग्स का प्रॉपरली इस्तेमाल जैसे एडवाइस बाय द डॉक्टर, उसके हिसाब से आप यूज़ करते रहेंगे तो आप यकीनन इस मौलिक बीमारी से महफूज रह सकते। इसमें जैसे आपने पूछा था शाहरुख भाई कि मरीज को क्या एहतियातें करनी है, अगर मरीज को पता है कि मैं डायग्नोस्ड हो गया हूँ, मुझे ये चीज़ की बीमारी है, वो जिस ऑफिस वगैरह में काम कर रहा है तो वहाँ डॉक्टर साहब वहाँ जाना कुछ दिन के लिए ऑफ करें या वहाँ इन्फॉर्म करें, लीव एक से लेके लीव ले लें कुछ दिनों के लिए, उसका दौरान ही होता है 15-20 दिन का, जो 2 वीक्स का टाइम है। ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाने के 2 हफ्ते तक अगर ट्रीटमेंट ले रहा है प्रॉपर, तो वो कंटेजियस स्टेज इसका ख़त्म हो जाता है। बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। उमूमी तौर पे ये देखा गया है कि बाद लोग इतना हावी कर लेते हैं कि वो महीनों की जो है वो छुट्टियां लेके घर में बैठ जाते हैं, जिसकी वजह से उनके कारोबार पे भी असर पड़ता है। अगर वो नौकरी कर रहे होते हैं तो उनके परफॉर्मेंस पे भी डेफिनेटली। डॉक्टर साहब, लेकिन इसमें मसला ये भी तो होता है ना कि वो इसके साइड इफेक्ट इतने आते हैं, भूख वैसे ही ख़त्म, कमज़ोरी इतनी होती है, दवा बहुत गर्म होती है। अब इससे किस तरह बचाया जाए? देखिए, इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ यही होती है कि आपको दवा के साथ साथ डाइट भी अपनी बेहतर रखनी पड़ती है। अगर आप डाइट नहीं रखेंगे तो बहुत ज़्यादा आपके लिए प्रॉब्लम होगी। इसमें यह कि प्रोटीन डाइट जो है ना वो आपको बहुत ज़्यादा सूटेबल रहती है, फ़ायदेमंद रहती है, और आपका वेट गेन करने में बहुत ज़्यादा मदद करती है। इसमें तो वैसे ही वजन गिर रहा होता है ना। जब आप प्रोटीन डाइट ले रहे होते हैं तो आपकी भूख भी बेहतर होती है, आपका वेट भी बेहतर होता है, हर चीज़ बेहतरी हो जाती है। और अगर डाइट प्रॉपर लेते रहेंगे तो डेफिनेटली आपका डिफेंस मैकेनिज्म भी अंदर से स्ट्रांग होता जाएगा। अगर प्रॉपर तरीके से डाइट लेंगे, अगर प्रॉपर नहीं लेंगे, उमूमी तौर पर मैंने देखा है कि लोग गोश्त वगैरह जो है ना खाने से अवॉइड करते हैं। अक्सर लोग जो है ना आके हमें बता देंगे जी हमें फलाने बंदे ने मना किया, अच्छा डॉक्टर का नाम नहीं लेंगे, फलाने साहब ने मना किया था, फलाने साहब ने मना किया था कि गोश्त नहीं खाना या फलानी चीज़ नहीं खाना। जबकि बहुत बड़ा मेन रोल है, अगर ट्यूबरकुलोसिस को अगर आप लेते हैं तो गोश्त का एक बहुत बड़ा रोल बनता है। अगर आप अच्छा गोश्त वगैरह इस्तेमाल किसी भी फॉर्म में हो, चाहे कोई सा भी गोश्त हो, उसको आप यूज़ कर सकते हैं अनटिल लेस कोई और आपको उसके साथ एसोसिएटेड डिजीज़ ना हो। और तो अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा कर लें। खुदा ना खास्ता कोई कोलेस्ट्रॉल आपका रेज्ड हुआ है या और कोई एसोसिएटेड डिजीज़ है, तो अगर ऐसी सूरत है तो उसमें डॉक्टर से मशवरा बाहर का खाना अवॉइड ही करें। डेफिनेटली देखें, बाहर का खाना तो हर सूरत आप रिलाई कर ही नहीं सकते ना उस गोश्त के ऊपर। अभी ये डॉक्टर साहब अभी ये समझा रहे हैं कि अगर टीबी का मर्ज डायग्नोस्ड हो गया, अभी दवा की कॉम्प्लिकेशन किस तरह कवर की जाए, बिल्कुल उस हवाले से ये बता रहे हैं। वही डाइट देखें, डाइट अच्छी होगी आपकी, हाइड्रेशन आपकी अच्छी होगी। ये पहला सिलसिला होगा जिसमें डॉक्टर साहब आप बता रहे हैं कि आप अच्छा खाना खाएं, अच्छे से मुराद गोश्त खाएं। नहीं, हमने हमेशा अच्छे खाने की बात की है, मुनासिब खाने की बात की है, मुतनासिब खाने की बात, खाना बंद नहीं किया किसी का। जो भी खाएं अच्छा खाएं, मुनासिब। और ये है कि इसके जो साइड इफेक्ट है मेडिसिन के, जो ज्यादातर इसके होते हैं साइड इफेक्ट, बिल्कुल होते हैं। इससे देखिए, इसमें कोई वो दो राय नहीं है। मुश्किल है, दवा खाना मुश्किल होती है, प्रॉब्लम होती है, लेकिन इनिशियली थोड़ी प्रॉब्लम होती है। वंस जब आप उस फेस को निकाल देते हैं, जैसे आपने बताया शुरू में 15-20 दिन का, महीने भर का फेस होता है, जब आप वो फेस से निकल जाते हैं बाहर ना, फिर आपको ये फीलिंग्स खत्म हो जाती है, क्योंकि आपका खुद ऑटोमेटिकली इंटरनली आप स्ट्रांग हो चुके होते हैं इतने कि आप उस चीज़ को फाइट कर रहा होता है, आपका बॉडी उस चीज़ को फाइट कर रहा होता है, तो आपको हेल्प मिल रही होती है उसके अंदर। तो इनिशियली फेस के ऊपर हिम्मत से काम लेना चाहिए, दवा ले लेनी चाहिए। साइड इफेक्ट्स होते हैं, लेकिन साइड इफेक्ट्स की वजह से दवा को नहीं छोड़ना चाहिए।
डॉक्टर से मशवरत करनी चाहिए, उसकी अल्टरनेट वो जरूर देगा आपको निकाल के। सही है। दवा कभी नहीं बंद करेगा, उमूमी तौर पे देखा जाता है बंद करने का तो कंसेप्ट है ही नहीं। हाँ, सवाल ही नहीं पैदा होती है। वो तो अल्टीमेटली नुकसान मरीज को ही है इसमें। सही है। दवा बंद होगा, डबल नुकसान होगा उसका। दवा नहीं खाएगा, फिर वो क्या इंजेक्टेबल पे चले जाएंगे, वो ज्यादा तकलीफ दे होते हैं। अभी तो अब टेबलेट है, डॉक्टर साहब हॉस्पिटलाइज भी हो जाए, ये भी पॉसिबल हो सकता है। एमडीआर के केसेस के अंदर बात शुरू में हॉस्पिटलाइज भी करना पड़ जाता है आदमी को, फिर उसके बाद वो हाई डोज के ऊपर जाने बिल्कुल आईवी में। और अभी अगर आप ये देखें ना, हमारे यहाँ एमडीआर के केसेस जो है ना बहुत ज्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं। अगर आप सालाना एक रिपोर्ट है हमारे यहाँ, जो एक ट्यूबरकुलोसिस पे जो एक काम होता है करते हैं, उनकी एक रिपोर्ट में स्टडी कर रहा था कि सालाना तकरीबन कमोबेश 3000 के करीब एमडीआर के केसेस उनके ऊपर रिपोर्ट हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि नॉर्मल जो उसकी टीबी की जो दवाइयाँ ले रहे थे वो उन पे काम नहीं कर रही। एग्जैक्टली। अभी मैं पिछले दिनों की बात बता रहा हूँ, मेरी अपनी क्लिनिक में मेरी एक बुजुर्ग खातून थी, उनका ट्यूबरकुलोसिस डायग्नोस हुआ, ट्यूबरकुलोसिस की दवा वगैरह स्टार्ट करवाई, वही जो एक रूटीन में दवा होती है ट्यूबरकुलोसिस की वो शुरू करवाई। इत्तेफाक की बात है, कुछ दिनों पहले मेरे पास उनका बच्चा आया कि डॉक्टर साहब ज़रा वालदा को देख लें चल के। मैं गया, देखा तो अब वो उनसे पुरानी मरीज थी, लगावट भी थी, तो अच्छी मोहब्बत करने वाली खातून, नेट कनेक्ट नहीं हो रहा। तो उनसे जब बात हुई तो पता चला उन्होंने दवा बंद कर रखी है। ओल्ड एज पेशेंट, थिन एंड लीन पेशेंट, बिल्कुल पतले दुबले, खाना पीना बंद किया हुआ, दवा बंद की हुई, डिहाइड्रेट पेशेंट, ठीक ठाक किस्म का। मैंने उसी वक्त उनको प्यार मोहब्बत से समझाया कि दवा बहुत ज़रूरी है, लेकिन बुजुर्ग खातून थी, अबाउट 80 ईयर्स एज थी उनकी। तो उसके बाद जो है फिर उनके बच्चे को मैंने आके बाहर समझाया, मैंने कहा देखें दवा नहीं खाएंगे आपको प्रॉब्लम है, इनको फौरी तौर पे हॉस्पिटल लेके जाएं। अनफॉर्चुनेटली जो हुआ उनके साथ फिर ये है कि 2-3 दिन के बाद उनकी इंतकाल की खबर मेरे को मिली। अब प्रॉब्लम यही हुआ, मसला कहाँ आया, वही चीज़ आई कि आपने दवा नहीं ली, प्रॉपर नहीं ली, डाइट नहीं ली, डिहाइड्रेशन रही, हाइड्रेशन अच्छी नहीं रही, आपने पानी का इस्तेमाल नहीं किया, अल्टीमेटली आप उसकी मजीद कॉम्प्लिकेशन के अंदर चले गए। तो अब वो जो एंड कॉम्प्लिकेशन है उसके अंदर आप चले जाते हैं तो फिर आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। तो एहतियात करना बहुत जैसे आप बता रहे हैं ये कॉम्प्लिकेशन तो ये हो गई, तो पेशेंट एक्सपायर हो गया जी। अगर आप पेशेंट जिंदा भी रहता है, टीबी वंस अभी आपको अफेक्ट कर रही है आपके फेफड़ों को, ट्रीटमेंट नहीं कराया, तो अब इसके अलावा जो दीगर ऑर्गन्स हैं, जैसे आंतों की टीबी भी होती है, मेनिंजाइटिस ब्रेन के अंदर भी होता है, पॉट डिसीज जो होती है मोहरों के अंदर जो होती है, वंस मोहरों के अंदर ये हो जाता है, मोहरों को तो ये घुला देती है, आपका पूरा कर्वेचर खराब हो जाता है। हमारे एक उस्ताद हुआ करते थे, वो ये फरमाते थे टीबी के हवाले से कि टीबी जो है ना कि आपके बाल से लेकर पैर के नाखून तलक सब जगह की टीबी आपको मिल सकती है। मतलब ये सीवियर कंडीशंस की तरफ जाती है या नहीं सीवियर नहीं, आप ये जैसे शुरू में हमने जहाँ से किया था ना, एक्सीडेंटल और इंसिडेंटल एक्सपोजर हो गया टीबी का, ठीक है, फेफड़े में लंग्स में वो आ चुका। अभी डॉक्टर साहब ने बयान फरमाया कि इलाज किया पे छोड़ दिया, ये थोड़ी देर में रिकवर हो गए। फिर अब ये जो टीबी फेफड़े से नहीं, लंग्स में जरूरी नहीं प्रेजेंटेशन दे, हो सकता है आपके इंटेस्टिनल प्रेजेंटेशन आ रही हो, इंटेस्टिनल टीबी हो गई हो। ठीक है, अब जैसे इंटेस्टिनल हो गए तो क्रोनिक कफ दे रहा है जी, मोहरों के अंदर हो गया तो आगे मोहरों के अंदर वीकनेस आना शुरू हो गई, ब्रेन में दिमाग में चले गया तो मेनिंजाइटिस हो गया। इसकी मतलब एंसेफेलाइटिस के ऊपर वेराइटी है। अब ये लंग से जब निकल के फैला है तो जिस जगह जाएगा उस जगह के अलामतें आने लगे। नॉर्मली तो कॉन्सेप्ट यही होता है कि टीबी सिर्फ फेफड़ों का, सीने का ही मर्ज है और खांसी ही इसका एक। नहीं सर, ये आगे चले गया। अब वंस अगर ये आप इस एरिया से निकले, अगर मेनिंजाइटिस लेट सपोज हो गई, एंसेफेलाइटिस इसके साथ हो गई, ठीक है, टीबी, ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस और ट्यूबरकुलस एंसेफेलाइटिस, तो उसमें तो पेशेंट को कोमा में भी जाना है, उसको अल्जाइमर पे भी जाएगा, ब्रेन। खुद मेरे लिए भी और हमारे कई नाजरीन के लिए भी ये एक नई इंफॉर्मेशन होगी। देखिए सर, ये स्टार्ट कहाँ से लिए, शुरू से मैं वहीं से अर्ज कर रहा हूँ। बेसिकली आपका लंग्स अफेक्ट हुआ, डॉक्टर साहब वही बताए जा रहे हैं बार बार, 3 महीने का एक क्यूरेटिव ट्रीटमेंट है, ये ले लें, कर लें। वंस कर लेंगे तो ये आपके लिए क्यूर मतलब अच्छा है। बेहतियाती ना करें, बिल्कुल डिले ना करें इसको, बिल्कुल भी बेहतियाती नहीं। अब इसमें यूं समझ लें कि अगर बेहतियाती की और अगर पेशेंट आगे जाके डायबिटिक हुआ, डायबिटिक पेशेंट के अंदर तो समझे किडनी फेलियर के अंदर, पायलोनेफ्राइटिस के अंदर भी टीबी की फाइंडिंग मिल जाती है जी, फेलियर की तरफ चले जाता है, तो समझ लें वो लेटेंट स्टेट के अंदर होता है। बात वही है कि ट्यूबरकुलोसिस तो आपको तकरीबन तमाम ही ऑर्गन्स की मिली जाती है, वो सेकेंडरीज भी मिल जाती हैं आपको, प्राइमरीज भी मिल जाती हैं, सारी चीज़ें होती हैं।
बार बार जोर हम इसी चीज़ पे दे रहे हैं कि क्यूरेबल है, इसका इलाज करवाएं। इलाज करवाएं, प्रॉपर इलाज हाँ, करवाएं। प्रॉपर इलाज करवा लें। दवाओं की शक्ल को देख के खौफ ना खाएं, उसके टाइम पीरियड को देख के खौफ ना खाएं। खर्चा भी नहीं है, महंगा भी बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर गवर्नमेंट सेक्टर्स के अंदर ये इवन बहुत सारी एनजीओज फ्री ऑफ कॉस्ट करवा कर रही हैं, इवन इन्वेस्टिगेशन फ्री ऑफ कॉस्ट हो रही है उनके अपने पास में, पूरा का पूरा पैकेज उनके पास। अगर बात है प्रॉपर अवेयरनेस की, लेकिन अगर उसके बावजूद भी अगर आप नहीं जाना चाहते तो ये सस्ता इलाज है, महंगा इलाज नहीं है। आप खुद भी नहीं, आप खुद भी बेयर कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। तो इसमें ज़रूर आपको करना चाहिए अपने जो भी ऐसे मामलात हैं। और खुदा न खास्ता कि जो फैमिली हिस्ट्री है तो इसके हवाले से अपना प्रॉपरली बार बार चेकअप करवाते रहना चाहिए, 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, या ऐसी कोई सूरत हाल हो जो अलामत डॉक्टर साहब ने इब्तदाई तौर पर बताई, उनमें से कुछ ऐसा महसूस करें तो उसके हवाले से ज़रूर अपना चेकअप। नॉर्मली जो टेस्ट वगैरह होते हैं जो अमीर अहले सुन्नत भी फरमाते हैं कि हर 6 माह में करवा लेनी चाहिए, जैसे लिपिड प्रोफाइल है, जी जी, तो क्या उससे भी ये देखिए इसमें जैसे अमीर अहले सुन्नत ने फरमाया है ये 6, 3, 4, 5 टेस्ट हैं, तो उसके अंदर मैं हमेशा ये कहता हूँ कि मेरी अपनी प्रैक्टिस भी रही है कि उसके साथ साथ मैं एक और टेस्ट होता है उसको ऐड करता हूँ। ठीक है, ब्लड सीपी ईएसआर कहा जाता है। ठीक है, जब हम ब्लड सीपी ईएसआर को ले लेते हैं तो ईएसआर का माने है कि जब हमने उसको चेक करना है तो हमें आइडिया हो जाता है कि क्रॉनिक डिजीज तो नहीं है, जस्ट लाइक ए ट्यूबरकुलोसिस। ओके, तो हमें थोड़ा सा आइडिया वहां से मिल जाता है कि क्रॉनिक डिजीज तो नहीं चल रही। हम उसके लिए सीबीसी ईएसआर करवा के भी ये मेरा अपना प्रैक्टिकल रहा है यहाँ माहौल में। ईएसआर, हाँ, सीबीसी ईएसआर वो आप रूटीन में देख लेंगे, वो डॉक्टर बाद फिर फर्दर मतलब डॉक्टर की रिकमेंडेशन बता दिया है। अब वो टेस्ट जो भी देखेगा वो डॉक्टर ही देखेगा, बिल्कुल, खुद घर में ना आप खुद से डायग्नोसिस ना करें, खुद से मतलब ना करें, डॉक्टर से कंसल्ट करें अपने। हाँ, कि ये भाई डॉक्टर साहब ने बता दिया अभी टेस्ट करवा लें। आप पढ़ने के लिए तो फिर भी डॉक्टर के पास ही जाना पड़ेगा। मतलब अगर आप ये टर्म सीख भी लेते हैं तो आपको उसका फायदा ये होगा कि देखिए टर्म से कंसल्ट करते हैं, फायदा अच्छा है, अच्छा है, सीख लेंगे। मतलब डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे तो पास भी जाएंगे, डॉक्टर भी आपको बोलेगा आपको टीबी हो गई है या ये हो गया है, ट्यूबरकुलोसिस हो गया, सुन के घबराहट नहीं होगी, घबराहट। ठीक, ये है कि मतलब विल पावर वाली बात आ गई कि आपने अपनी विल पावर को बहाल रखना है और परेशान नहीं होना। बिल्कुल, कि आधी बीमारी तो आपकी परेशानी जहनी तौर पे जैसे ये मैं बोलूँ ना, जैसे अब निमोनिया हो जाता है। निमोनिया क्या है? ये निमोनिया से है तो वो भी खतरनाक, लेकिन अक्सर उसका इतना फोबिया नहीं है, या उससे लोग इतना डरते नहीं है, घबराते नहीं है। निमोनिया हो गया, निमोनिया नॉर्मली कहते हैं। सलमान भाई इसमें थोड़ा सा एक गाइडलाइन दे दीजिए कि मदनी चैनल के नाजरीन को, जो लोग वर्कर्स हैं, ऐसे एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं फैक्ट्रीज के अंदर जहाँ पे स्मोक ज़्यादा है, धुआं ज़्यादा है, प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं है, उनको कितने फीसद चांसेस होते हैं इन चीज़ों को? तो उनको क्या करना ऐसा चाहिए कि यार वो अपने इस मौलिक बीमारी से बच के रख सकें, क्योंकि वो ज़्यादा मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा वो खतरे में उस वक्त मौजूद है। देखिए डॉक्टर साहब, इसमें 3 कैटेगरी है। एक तो वो ये लोग जो कम स्पेस के अंदर ज़्यादा लोग रह रहे हैं, जैसे एक कमरे में 7-8 लोग रह रहे हैं, घर होने की वजह से, छोटे घर, एक ये इनके अंदर रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है। ठीक है, उसमें भी कॉज स्पेस का नहीं होता, कॉज गंदगी का होता है। ठीक है, माहौल सही नहीं है। फिर सेकंड रीजन जो होता है, अगर कोई टीबी का पेशेंट डायग्नोज भी है और उसको ट्रीट घर के अंदर भी मौजूद है, तो आपके घर के अंदर वेंटिलेशन प्रॉपर होनी चाहिए, फ्रेश एयर इन होनी चाहिए, और हवा का जो है ना आपका अखराज प्रॉपर होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए। लेकिन छोटे इलाकों में जहाँ पे ऑलरेडी इतनी, देखिए सर, मैं ये यूं अर्ज कर रहा हूँ कि ये छोटा इलाके से मुराद ये नहीं है कि आप गरीब हैं या कम स्पेस में। मेन है आपकी सफाई। स्पेस अलग चीज है, सफाई इंपॉर्टेंट है कि जितना आप साफ सुथरा मेंटेन रखेंगे माहौल को, उतनी बीमारियों से। घर बनाते हुए, तामीर करते वक्त भी आप ये एहतियातें कर सकते हैं कि प्रॉपर एयर का फ्लो हो उसके अंदर। घर है, आपने सारी जिंदगी रहना होता है वहाँ। बिल्कुल, आपने चंद लम्हों के लिए तो नहीं रहना होता, आपने अपनी लाइफ वहाँ पे गुजारनी होती है। तो इन सारी चीज़ों को सामने रख के इंसान, छोटा हो बड़ा हो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब जैसे आपने बताया, आपकी बात बिल्कुल बजा तौर पर दूसरे के कुछ ऐसे इलाके हैं कि वहाँ पे प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं, बड़ी बिल्डिंगें हैं, ये करीब बहुत छोटी नैरो गलियाँ हैं, तो आसान सा उनका ये है कि एक एग्जॉस्ट जो होते हैं वो, अगर आप पुराने ज़माने में चले जाएं तो पुराने ज़माने में रोशनदान बना होता था, एग्जॉस्ट होती थी, छतें भी ऊंची होती थी, तो उनका एग्जॉस्ट होता था। आजकल अगर सिविलाइज्ड ज़माने में आएंगे तो एग्जॉस्ट फैन आपके बने, एग्जॉस्ट फैन आपके पास, आप एग्जॉस्ट फैन लगा लें आप, तो उससे भी आपको जो है ना अंदर की जो सफोकेशन है उसको कम करने में मदद देगा आपको। बिल्कुल, ये नहीं है कि रास्ते नहीं है, रास्ते हैं बिल्कुल, लेकिन उसको अवेल करना है, उसको देखना है कि हम कहाँ से किस तरह से बच सकते हैं। अवेयरनेस की बात है कि अवेयरनेस हासिल करें। रिस्क फैक्टर, स्मोकर जो होते हैं, जो सिगरेट पीने के आदी होते हैं, उनमें 20 से 30% चांस होता है कि वो टीबी डेवलप कर जाए। ठीक है, स्मोकर्स होते हैं जो सिगरेट पीने के आदी हैं जी, तो
इसके बाद जो है अब वो वर्कर जो क्लोज एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं, इनको अपने हर ऑक्यूपेशन की अपने सिक्योरिटी मेजर्स होते हैं, एहतियाती मेजर्स मौजूद होते हैं। जैसे मेसन है, मिस्त्री वगैरह हैं, आउटडोर काम करते हैं, इनकी अपनी प्रोटोकॉल। गारमेंट फैक्ट्रीज में काम करने वाले लोग हैं जहाँ पे कपड़े का जो है वो पूरा, इसके लिए इनके लिए मास्क भी ज़रूरी है, इनके ग्लव्स भी ज़रूरी हैं। ये तो सब मैंडेटरी मेजर्स हैं, ये वो नहीं कि हम अभी नया बता रहे हैं। बिल्कुल। बाहर जो आउटडोर प्रोफेशनल काम कर रहे हैं इनके लिए लाजमी होता है कि ये मेजर्स लेके फैक्ट्रीज में तो बाकायदा इंस्ट्रक्शंस भी होती हैं, लिखी भी होती हैं, स्टैंडर्ड्स होते हैं, फॉलो तो आपको खुद करना होता है। फॉलो खुद करना है, बिल्कुल ऐसी। भले अगर वहाँ पे आपके पास अवेलेबल भी ना हो तब भी आप अपने तौर पे तो ये चीज़ों को अवेल कराएं। आप अपने आप को क्यों एक्सपोज करते हैं? हमारे कई नाज़रीन ऐसे होंगे कि जो फैक्ट्रीज में काम करते होंगे या जो इस इन्वायरमेंट का हम जिक्र कर रहे हैं इस इन्वायरमेंट में काम करते होंगे, तो एहतियात आप पे लाजिम है। अगर आप खुद अपने लिए एहतियात करेंगे तो इंशाल्लाह इससे बचने में भी कामयाब होंगे। बिल्कुल बचें, इससे भी बचेंगे बहुत सारी। इंडिविजुअली अगर हम रिस्पॉन्सिबल हो जाएं अपने आप में कि मैंने अपना ख्याल रखना है, तो अभी जैसे ये तो हम टीबी की बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब, एक मीसोथीलियोमा जो है लंग्स की एक और बीमारी है, मोस्ट कॉमन है, ये उनके अंदर हो जाती है जो आउटडोर काम करते हैं, सीमेंट, बिजली का, रेती का। इनका लाइफ स्पैन ही जो काम करने का होता है 30-35 की एज के बाद इनके सिम्टम आने शुरू हो जाते हैं। सांस फूल लिए, काम नहीं कर पा रहे, सांस के मरीज ज्यादा हो जाते हैं। बिल्कुल सलाहियत कम हो भाई। वो क्यों कम हो गई? आप जो सीमेंट बिजली मिक्स कर रहे होते हैं उसमें जो धुआं निकलता है डायरेक्ट वो सीमेंट बिजली आपका एक्सपोज हो रहा होता है। एस्बेस्टोस उसका केमिकल है। मीसोथीलियोमा अभी स्प्रेड होता जा रहा है, कॉमन होता चला है। वो न्यूमोकोकल, इसके अंदर बहुत सारे और भी वैरायटी आ गई है, फ्यूजन वगैरह भी मिल जाता है। बिल्कुल। लेबर में ये ज्यादा 30-35 के बाद लेबर में ज्यादा प्रॉब्लम पाई जाती है, आना शुरू हो जाता है। आपकी काम करने की सलाहियत कम हो रही है, कम हो रही है। वो यूं ही हो रहा है। आप सोचे ना, अभी सीमेंट अगर आप मिक्स कर रहे हैं, सीमेंट में आप काम कर रहे हैं, वो अगर इनहेल होके कहाँ जा रहा है? आपके फेफड़ों में जा रहा है ना। आपका कुव्वत मुदाफियत सिस्टम कब तक काम करेगा? आखिरकार फिर इसके साइड इफेक्ट तो आएंगे। बिल्कुल। देखिए एहतियात हर जगह है। एहतियात डेफिनेटली आप किसी भी। अच्छा, ये बाहर के एनवायरनमेंट के लिए भी है, जो आउटडोर काम कर रहे हैं, अब जो इंडोर काम कर रहे हैं उनकी भी अपनी एहतियातें हैं। ऐसा नहीं कि जो ऑफिस वर्कर है उनकी कोई एहतियात नहीं। बात वही है, मैं अब इसमें यही एक मिसाल दे रहा था। हम अपने ही प्रोफेशन की मिसाल देते हैं। जैसे हम इमरजेंसी में हम बाज़ औक़ात काम करते हैं तो कोई ऐसा केस आ जाता है, एक्सीडेंटल केस आ जाता है, तो बाज़ औक़ात कैसा होता है कि हम लोग देखते हैं कि हमारे असिस्टेंट्स जो हैं वो एक प्रॉपरली मेजर नहीं ले पाते प्रॉपर तरीके से। जब उनसे कलाम करते हैं, नाराज़ होते हैं कि भाई ये क्यों नहीं किया आपने, कि डॉक्टर साहब पेशेंट को देखते हैं उसको क्या करते हैं, मतलब उनके जहन में ये होता है। लेकिन आइडियली प्रोटोकॉल ये कि आपने प्रॉपर ग्लव्स वगैरह, क्योंकि उसका ब्लड निकल रहा है, आपके हाथ उसमें खराब हो रहे हैं, ब्लड पे लग रहे हैं, तो आप उसके लिए खतरे में, तो वो तो खतरे में है, उसके साथ साथ आप अपने आप को खतरे में डाल रहे हैं। तो ये तमाम प्रोफेशन के लोग जो हैं, चाहे किसी भी प्रोफेशन से ताल्लुक हो, इन मेजर्स को ज़रूर साथ में रखना चाहिए, सामने रखना चाहिए, ताकि वो खुद भी बचे रहें इन चीज़ों से और दूसरों को भी बचाएं। देखें, आप अगर फ़र्ज़ करेंगे, अब जो मिसाल हमने दी है, अगर यहाँ पे किसी को ट्यूबरकुलोसिस हो जाता है, ट्यूबरकुलोसिस के बाद जो है आपकी इसमें जो प्रॉब्लम होती है, एक को ट्यूबरकुलोसिस हो गया, पूरी फैमिली जो है उसके अंदर जो है इन्वॉल्व होती है, उसको आप और ख़तरे में डाल रहे होते हैं। एक तो आपने लेकर आ गए, फिर आप घर में आ गए, तो फिर आपने अपने बच्चों को भी खतरे में डाला, अपने घर वालों को भी खतरे में डाला। सिर्फ आपकी एक केयर ना करने की वजह से पूरी फैमिली खतरे में आ गई। और सब अगर बच्चे की, अब जैसा कि किसी खुदा ना खास्ता किसी के बच्चे को जो यंग एज में हो, 5 साल से कम उम्र में हो, तो उसकी बेचारे की तो लाइफ ही रिस्क पे आ गया। अब उस 4-5 साल से कम उम्र बच्चे को इतनी खतरनाक दवाइयां, पावर कम है ऑलरेडी। एक तो वैसे इसकी ट्रीटमेंट कैसे आप करोगे? कब तक बेचारा ट्रीटमेंट करवाएगा? बच्चों में यही है। और अनफॉर्चुनेटली आप इसको कह लें कि हमारे यहाँ बच्चों की ट्यूबरकुलोसिस भी पाई जाती है और एक तादाद है जिसमें। अच्छा, बड़ा फैक्टर एक जहन में ये भी आ रहा है कि हमारे शहर में जो है, बल्कि कई मुल्कों में ऐसा होगा कि इंडस्ट्रियल एरिया के साथ ही बिल्कुल रेजिडेंशियल भी एरिया होते हैं। उमूमी तौर पे तो स्टैंडर्ड यही है कि जहाँ रेजिडेंस होगा वहाँ इंडस्ट्री नहीं होगी, लेकिन यहाँ पे ये एक फैक्टर है कि नहीं, ये हर जगह, बहुत जगह फैक्टर है। मतलब अगर हम पाक, हिंद और बांग्लादेश की बात करें तो इन मुल्कों में तो ये होगा, लेकिन अगर कहीं और चले जाएं यूरोपियन कंट्रीज़ में तो बाकायदा फॉलो किया जाता है इस स्टैंडर्ड को। लेकिन अब इस पर किस तरह एहतियात करें कि अगर मेरा घर मिसाल के तौर पर किसी इंडस्ट्रियल एरिया में है तो मैं वहाँ क्या एहतियात करूँ? देखिए, वहाँ जैसे डॉक्टर साहब ने भी बयान फरमाया ना कि आपको एग्जॉस्ट फैन, बस वेंटिलेशन, ठीक है, दूसरी सफाई, क्लीनलीनेस, फिर जो काम आप कर रहे हैं, जिस प्रोफेशन के अंदर है, उसकी एहतियात है, ठीक है। तो उसके साथ साथ फिर आप ये
ज़रूरी नहीं टीबी से बचेंगे, बहुत सारी ऐसी ऑक्यूपेशनल डिजीजेज बहुत सारी इतनी है, लिस्ट ऑफ ऑक्यूपेशनल डिजीजेज है जो जिस प्रोफेशन में उसकी अपनी डिजीजेज हैं। दूध वाला है, दूध वाले की लिस्टेरोसिस एक बीमारी है, दूध के जो प्रोफेशन होता है उसके अंदर उनकी एक बीमारी है, जो गोश्त वाले हैं उनकी ख़ास बीमारियाँ अलग अलग है। तो जो हर डाई मेकर्स हैं जो डाई उसके अंदर काम कर रहे हो तो उनकी अपनी लिस्ट है बीमारी। एहतियातें ना करेंगे तो ये बीमारियों का रिस्क। हम डॉक्टर्स हैं, हम डॉक्टर्स कितने अच्छा हेपेटाइटिस कितने बीमारी बुचर्स वगैरह होते हैं, गोश्त वगैरह जो काटते हैं, इनके लिए भी एहतियातें हैं कि ये भी ग्लव्स इस्तेमाल करते हैं। अगर बैरून मुल्क में देखा जाए तो वहाँ पे तो बाकायदा वो मास्क भी इस्तेमाल करते हैं और ग्लव्स भी इस्तेमाल करते हैं। इनकी तो बीमारियों की बहुत लंबी लिस्ट है। अगर ये एहतियातें नहीं करते तो अभी फिलहाल वक्ती तौर पर नहीं पता लग रहा, ट्रेंड नहीं है एहतियात का पाकिस्तान में बहुत। फिर उससे ये होता है अगर ये इन्फेक्टेड हो गया, अब जैसे कोई कसाई या कसाब है जो गोश्त काट, अगर ये इन्फेक्टेड है विद टीबी, अब ये काट भी रहे हैं गोश्त, अब ये डिस्ट्रीब्यूट भी कर रहे हैं, तो टीबी तो फैलेगी। अब ये जो आप बात कर रहे हैं इसकी एक मिसाल देखते हैं हम, जो बड़ी ईद आती है उसमें हम देखते हैं कि कांगो वायरस जो है ना बड़ा एक्टिव हुआ होता है। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि वो जो कसाई हैं उसको यूज़ कर रहे होते हैं, या बहुत ज़्यादा बच्चे जो हैं उसको एक्सपोजर हुआ जानवरों के साथ हुए होते हैं एक्सपोजर। तो उसमें किसी भी प्रोफेशन से है तो कसाई हैं तो उनको एक लिमिटेड है, कांगो वायरस उनको ज़्यादा इफेक्ट करेगा। बच्चों में डेफिनेटली बच्चे एक्सपोजर होंगे, बड़े आपको कम मिलेंगे, उसके अंदर बच्चे ज़्यादा मिलेंगे। तो इसमें जब आप अपना काम करने जाते हैं किसी भी प्रोफेशन में, उसके हिसाब से आपको इन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। दूसरी चीज़ जो आप अभी बात कर रहे थे कि ऑक्यूपेशनल जो डिजीज़ हैं रिहायशी इलाके में ऐसी फैक्ट्रीज़ की जगह के ऊपर हैं, तो जैसे अभी सलमान भाई ने बताया कि जब ऐसी जगहों पे आदमी रहेगा तो उमूमी तौर पे देखा ही जाता है कि वहाँ पे जो हाइजेनिक कंडीशंस हैं ओवरऑल वो इतनी अच्छी नहीं होती हैं, क्योंकि फैक्ट्री का फजला है, धुआं है, या उसके करीब जो नाले वाले भी गुजर रहे होते हैं, सारी चीज़ उमूमी तौर पर देखने में आता है कि ये सारी चीज़ें वहाँ मौजूद होती हैं। तो हाइजेनिक कंडीशंस वहाँ पे ना होने के बराबर होती हैं। तो ऐसी सूरत के अंदर वहाँ के लोगों को हर हाल के अंदर अपनी हाइजेनिक को बेहतर बनाना होगा, जितना मैक्सिमम कर सकते हैं। देखें कुछ चीज़ें तो इंसान के अपने हाथ में है ना, वो चीज़ें जितना क्योर कर सकते हैं उतना करें, हाथ धो के करें, जो भी करना है। मास्क वगैरह की अगर तरकीब बन सकती है मास्क का इस्तेमाल करें, प्रॉपर जो है अपना वेंटिलेशन होनी चाहिए, वॉश जिस्म को 2 दफ़ा 3 दफ़ा दिन में होना चाहिए अगर पानी अवेलेबल है, नहीं तो कम से कम 1 दफ़ा, डबल 12 घंटे में 1 दफ़ा तो ज़रूर बॉडी को वॉश करना चाहिए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनसे आप एहतियात करके बहुत सारी बीमारियों से, इवन ट्यूबरकुलोसिस से नहीं, बहुत सारी बीमारियों से, ये सिर्फ आउटसाइड राइडर्स होते हैं जो बाहर से आ रहे होते हैं, अगर वो अपनी रूटीन में शामिल कर लें कि घर आने के बाद प्रॉपर्ली अपने मुंह को धोएं, हाथ धोएं, इससे भी काफ़ी बचत हो सकती है। बहुत ज़्यादा वज़ू करते रहें, सबसे बढ़कर बावज़ू रहें, बावज़ू रहें इसमें, तो ये तो सबसे बेहतरीन कहते हैं ना जिसके लिए सलूशन है हमारे लिए। बिल्कुल। देखिए इसमें एक चीज़ है कि कोई अब जैसे अब कोई इस चीज़ को ऐसा ना ले कि जी मैं तो 5 वक्त नमाज़ पढ़ता हूँ या 5 वक्त मुंह धो लेता हूँ तो मुझे मुंह धोने की ज़रूरत नहीं है। आप ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के निकले, आपने मोटरसाइकिल स्टार्ट किया, आपने 4 किलोमीटर का ट्रैवल किया। जब ट्रैवल करने के बाद असर तक आपकी क्या पोजीशन होगी? बिल्कुल बहुत लंबा पीरियड है आपका ना। तो आप जहाँ पे भी आप जा रहे हैं अगर आपको ये मुयसर है पानी तो बेहतर है कि अपना दोबारा वज़ू बना लें, वज़ू कर लें दोबारा से, या खाली मुँह धो लें अच्छी तरीके से, तो आपको बहुत ज़्यादा उसके अंदर फायदा। सबसे ज़्यादा बेहतियात मेरे ख्याल में ये होती है जो आउटडोर वर्कर्स होते हैं, ये नॉर्मली बाहर से राइडिंग करके आएंगे और बहुत से तो हाथ भी नहीं धोएंगे और डायरेक्ट खाना खाने बैठ जाएंगे। सबसे खतरनाक, सबसे ज़्यादा खतरनाक। इसके साथ साथ इसके अंदर एक चीज़ और है, अगर ये सिर्फ एक काम और कर लें तो इससे भी शायद बच जाए। अगर ये हेलमेट का भी इस्तेमाल करें तो हेलमेट का इस्तेमाल करने का लोगों का पता नहीं क्यों जहन नहीं बनता है। मेरे को तो आज तक गर्मी भी शायद लगती है, गर्मी जान से ज़्यादा नहीं है, क्योंकि सिंपल सी बात है ना। और जब आप गर्मी में सफ़र कर रहे होते हैं आप ये सोच के निकले गर्मी में निकले, और इस वक्त तो इस मौसम में ज़्यादा गर्मी, अब गर्मी की तरफ जाएगा मौसम तो, मगर जान से बढ़ के तो कुछ भी नहीं है। और उसके साथ साथ ग्लव्स का भी इस्तेमाल अगर डॉक्टर साहब आप इसकी बात कर रहे हैं गर्मी है तो क्या हीट स्ट्रोक में भी तो नुकसान हो सकता है ना? सर पे डायरेक्ट धूप पड़ रही है, हीट स्ट्रोक से भी नुकसान हो सकता है। और आपको पता है कि हीट स्ट्रोक की कितनी बड़ी वेव इस वक्त खतरा है कि जो है हमारे यहाँ इंशाल्लाह नया सिलसिला जो हम हीट स्ट्रोक से मुताल्लिक ही करेंगे अब जिस तरह, क्योंकि प्रिवेंटिव मेजर्स अगर हो जाएं पहले, क्योंकि मई के अंदर कुछ है इसकी जी प्रेडिक्शंस हैं
तो अब इसमें टीबी के हवाले से जहाँ तक ये अब कंक्लूड में कर देता हूँ, आप इसको वेरीफाई कर दीजिएगा कि जैसे कि ये टीबी अब क्यूरेबल है, ट्रीटेबल है, कोई ख़तरनाक बीमारी नहीं है, इलाज हो सकता है इसका। इनिशियली इफेक्ट करती है आपके फेफड़ों को। ट्रीटमेंट अगर बर वक्त कर लिया जाए, 2 हफ्ते का टाइम ड्यूरेशन है, वो लोग जिनको अफेक्ट हो गए, ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया, तो ये बाहर अपने जो आउटडोर इन्वायरमेंट में काम कर रहे हैं वहाँ से थोड़ा टेक ऑफ ले सकते हैं, वेव ऑफ ले सकते हैं। अगर ये इलाज है, जैसे डॉक्टर साहब ने बार बार ये एमडीआर और ड्रग रेसिस्टेंस के ऊपर, तो जिस्म का, जैसे डॉक्टर साहब ने भी बताया कि सर से लेके पाँव तक कोई हिस्सा आपका ऐसा नहीं है जो टीबी से मुतासर नहीं हो सकता। तो उसका जो ट्रीटमेंट होगा वो अब टोटली डिफरेंट होगा। अगर लेट सपोज मेनिंजाइटिस दिमाग में चली गई, किडनी में चली गई, आंतों की टीबी हो गई, फिर इसके ट्रीटमेंट अलग, डिपेंडिंग ऑन द डायग्नोस्टिक रिजल्ट्स। तो बस ये कोई खतरनाक बीमारी, एक तो है खतरनाक बीमारी, लेकिन इतनी प्रिवेंटेबल भी है और 100% क्यूरेबल भी है। कंक्लूजन डॉक्टर साहब ने बड़ा अच्छा फरमाया आपने, लेकिन हर बात की बात वहीं आती है कि सफाई का ख्याल रखना, एहतियात करना सबसे बेहतर एहतियात है। वो कहा जाता है ना, बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि 100 इलाज से बेहतर एक एहतियात है। अगर हम एहतियात करेंगे, अपनी साफ़ सफाई का ख्याल रखेंगे, अपनी हाइजीन का ख्याल रखेंगे, तो बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जिनसे हम अपना बचाव कर सकते हैं और अपने घर वालों को भी महफूज रख सकते हैं। मगर बात दोबारा वही रिपीट करूँगा, रिमाइंडर के तौर पर रिपीट करूँगा कि अपनी ज़ात में खुद साफ़ रहने की आदत हम बनाएंगे और इंडिविजुअली हर एक जब इस बात पे अमल करेगा तो ये पूरे माशरे में नज़र आएगी। माशरे को एक रात में कोई एक शख्स तब्दील नहीं कर सकता। हर शख्स अगर अपने आप को चेंज करने की ठान ले और अपनी साफ़ सफाई का, अपनी हाइजीन का ख्याल रखना शुरू कर दे, तो ये तमाम माशरे पे ही इम्पैक्ट नज़र आएगा और साफ़ सफाई हर जगह नज़र आएगी। बहुत सारी चीज़ें हैं, रोड पे चलते हुए, फिरते हुए स्पेट करना यानी थूकना, रोड पे चलते हुए कोई चीज़ खाते हुए उसका कचरा, उसका रैपर रोड पे फेंक देना। कुछ लोग अगर च्युइंगम वगैरह खाते हैं तो वो रोड पे फेंक देते हैं। इसी तरह से हम बचपन से अपने बच्चों को अगर ये आदत डालेंगे, क्योंकि देखें चेंज जो आता है वो फ्रॉम द बिगिनिंग होता है, फ्रॉम द बेसिक होता है। अगर हम अपने बच्चों की तरबियत इस अंदाज से करेंगे, और बच्चों की तरबियत का सबसे बेहतर अंदाज ये है कि हम खुद उस पर अमल शुरू कर दें, क्योंकि बच्चा जो देखता है वही सीखता है। अगर हम खुद अपने अंदर चेंज लाएंगे, खुद इन तमाम साफ़ सफाइयों का ख्याल रखेंगे, अपने बच्चों के सामने भी और खलवत में भी, अकेले भी, अगर रोड पे रैपर नहीं फेंकेंगे, स्पिट नहीं करेंगे, जगह जगह नहीं थूकेंगे, तो हमारा बच्चा डेफिनेटली हमें कहीं ना कहीं मॉनिटर कर रहा होता है। उमूमी तौर पे देखा जाता है कि जिसके वालिद सिगरेट नोशी के आदी होते हैं, उमूमी तौर पे उसका बच्चा भी उसको फॉलो कर रहा होता है, और जिनके माँ बाप खुद इन चीज़ों से बचते हैं उनके बच्चे भी उन चीज़ों से बचते हैं। तो अगर हमें माशरे को चेंज करना है, अपने माशरे में बड़े अंदाज में अपनी माशरती, तिब्बी, दीनी तब्दीली लानी है, तो सबसे पहले ख़ुद अमल करना होगा। अपने अंदर हम चेंज लाएंगे तो इंशाअल्लाह हमारी आने वाली नस्लें भी बेहतर होंगी, साफ़ होंगी, हाइजीन होंगी, और इस तरह हमारा माशरा भी साफ़ सुथरा होगा। मदनी चैनल के नाज़रीन, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल नेक्स्ट टॉपिक लेकर हम आपके सामने हाजिर होंगे, और इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल जो कुछ हमने कोशिश की आप तक मालूमात पहुँचाने की, उम्मीद है कि आपको इससे फ़ायदा हुआ होगा, और हम ख़ुद भी इंशाअल्लाह इस पे अमल करने की नियत करते हैं। तो इंशाअल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या रब हमको दे शिफा आफियत की तुझसे दुआ करते हैं प्यारे अल्लाह। या